प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन बात करते हैं रीतिकाल का नामकरण एवं पृष्ठभूमि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत विक्रम संवत 1700 से 1900 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक के कालखंड को रीतिकाल कहा है। मध्यकाल को जिन दो कालखंडों में बांटा गया है उनके नाम हैं पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा गया है। रीतिकाल के लिए जो विभिन्न नाम जो दिए हैं उनमें मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल नाम दिया, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रीतिकाल नाम दिया गया। इसके अलावा कलाकाल जो कि पंडित रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा दिया गया है। मिश्र बंधुओं का तर्क यह है कि इस काल में कविता को अलंकृत करने पर अधिक बल दिया गया है, इसलिए इसका नाम अलंकृत काल होना चाहिए। किंतु इस काल में लक्षण ग्रंथों की प्रचुर मात्रा में हुई। लक्षण ग्रंथों की रचना प्रचुर मात्रा में हुई है तथा अलंकृत काल कहने से इस प्रवृत्ति का बोध नहीं हो पाता, अतः ये नाम समीचीन नहीं है। श्रृंगार काल कहे जाने के पक्ष में ये तर्क दिया गया है कि इस काल के कवियों की व्यापक प्रवृत्ति श्रृंगार वर्णन की थी, किंतु श्रृंगारी कवियों ने भी काव्यांग निरूपण की ओर रुचि दिखाई है। ऐसी स्थिति में केवल श्रृंगार काल कहने से रीतिकाल की संपूर्ण कविता का बोध नहीं हो पाता। काव्यांग चर्चा इस काल की सामान्य प्रवृत्ति थी और कविगण उसमें वैसा ही आनंद लेते थे जैसा भक्ति काल में ब्रह्म ज्ञान चर्चा में लिया जाता था। लक्षण ग्रंथों का निर्माण दूसरों को काव्य रचना पद्धति का ज्ञान कराने के उद्देश्य से किया जाता था, अर्थात ये कवि शिक्षक या आचार्य की भूमिका का निर्वाह करने में गौरव का अनुभव करते थे। रीतिकाल में रीति शब्द का प्रयोग काव्यांग निरूपण के अर्थ में हुआ है। ऐसे ग्रंथ जिनमें काव्यांगों के लक्षण एवं उदाहरण दिए जाते हैं रीति ग्रंथ कहे जाते हैं। रीतिकाल के अधिकांश कवियों ने रीति निरूपण करते हुए लक्षण ग्रंथ लिखे, अतः इस काल की प्रधान प्रवृत्ति रीति निरूपण को माना जा सकता है। आचार्य शुक्ल ने कालों के नामकरण प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर किए, अतः रीति की प्रधानता के कारण इस काल का नामकरण उन्होंने रीतिकाल किया। रीति से उनका तात्पर्य पद्धति, शैली और काव्यांग निरूपण से है। रीतिकाल का प्रारंभ चिंतामणि कृत रसविलास और मतिराम कृत रसराज से माना जा सकता है। यद्यपि इनकी रचना 1633 ईस्वी की है तथा रीतिकाल के अंतिम कवि हैं ग्वाल कवि, जिनकी रचना रसरंग 1853 ईस्वी के आसपास की है। निष्कर्ष यह है कि किसी काल का प्रारंभ एक निश्चित तिथि से मानकर एक निश्चित तिथि पर उसे समाप्त मान लेना पूर्णतः तर्कसंगत नहीं है। रीतिकाल की देखिए पृष्ठभूमि की जब बात करते हैं तो उसमें राजनीतिक परिस्थितियाँ। रीतिकाल ने मुगलों का वैभव काल, पराभव काल एवं अंग्रेजों का उदय काल देखा है। शाहजहां ने ताजमहल एवं मयूर सिंहासन जैसे वैभव के प्रतीक निर्मित कराए, किंतु 1658 ईस्वी में उसके पुत्रों औरंगजेब और दारा शिकोह में सत्ता संघर्ष प्रारंभ हो गया। दारा की हत्या कर औरंगजेब ने सत्ता पर अधिकार किया, किंतु उसकी धार्मिक असहिष्णुता एवं अहमन्यता के कारण जागीरदारों एवं हिंदू राजाओं ने उपद्रव प्रारंभ कर दिए। उसके शासन का अधिकांश समय इन उपद्रवों को दबाने में ही व्यतीत हुआ। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका द्वितीय पुत्र आलम शाह
गद्दी पर बैठा और 1712 ईस्वी से मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। अगले 50 वर्षों तक अस्थिरता रही। छोटे छोटे जागीरदारों ने भी अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। विलासवृत्ति में बढ़ोतरी हुई। केंद्रीय सत्ता की पकड़ ढीली हो गई। 1738 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण ने मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी और रही सही कसर 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण ने पूरी कर दी। विदेशी व्यापारियों विशेषतः अंग्रेजों ने इस स्थिति का पूरा लाभ उठाया और धीरे धीरे शक्ति संचय करके वे 1803 ईस्वी तक लगभग समस्त उत्तरी भारत पर अपना आधिपत्य जमा बैठे। वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में आ गई और मुगल सम्राट नाम मात्र के शासक रह गए। 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये प्रयास हुआ कि मुगलों को पुनः सत्ता पर स्थापित एवं प्रतिष्ठित किया जाए, पर ये प्रयास असफल हो गए। अवध के विलासी शासकों का अंत भी मुगलों के सदृश रहा। राजपूताने में भी विलास एवं बहुपत्नी प्रथा के कारण छोटे छोटे साम्राज्य धीरे धीरे कारुणिक अंत की ओर अग्रसर हुए। देखिए, सामाजिक परिस्थितियों की जब बात करते हैं तो उस समय सामंतवादी प्रवृत्ति का बोलबाला इस काल में था और सामंतवाद के दोष सर्वत्र व्याप्त थे। एक और विलासी शासकों, सामंतों, अधिकारियों एवं मनसबदारों का बोलबाला था, तो दूसरी ओर गरीब जनता पिस रही थी। विलासिता की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण नारी को संपत्ति माने जाने लगा। विलास के उपकरणों का संग्रह करना एवं सुरा सुंदरी में लीन रहना उच्च वर्ग के जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन गया था। मध्यम वर्ग भी उन्हीं के अनुकरण में लीन रहता था। किसी भी कन्या का बलात् अपहरण कर लेना उच्च वर्ग के लिए सामान्य बातें थी। अभिजात वर्ग के हरण। हेलो हेलो हाँ सर, नहीं चाहिए। अरे मैडम, मैं वीडियो बना रहा हूँ, कहीं डिस्टर्ब कर दियो। हाँ, आवाज़ कौन आ रही सही? बना लो। हाँ, बोलो बोलो। मैं कह रही थी कि वो जो तक का। हैं? हेलो, हाँ, तो इसको बंद कर दो। देखिए, अपन इसमें सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, अकबर, जहांगीर एवं शाहजहाँ की उदार नीति के कारण हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों में जो समन्वय हुआ था, वह औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति के कारण छिन्न भिन्न हो गया। मंदिरों, मठों के पीठाधीश भी लोभी प्रवृत्ति के कारण राजाओं और सेठों को गुरु दीक्षा देकर भौतिक लाभ प्राप्त कर रहे थे। रामकृष्ण की लीलाओं में अपने विलासी जीवन की संगति खोजी जा रही थी। हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म के मूलभूत सिद्धांतों से दूर हटकर कर्मकांड एवं बाह्य आडंबरों तक सीमित रह गए थे। लोग अपनी विलासी मनोवृत्तियों को पूर्ण करने की मनोकामना से हिंदू मंदिरों एवं पीरों के तकियों पर जाने लगे थे। धर्म स्थान भ्रष्टाचार एवं पापाचार के केंद्र बन गए थे। जनता के अंधविश्वास का लोभ मुल्ला मौलवी तथा पंडित पुरोहित उठा रहे थे। अहिंदी भाषी प्रांतों में निवास कर रहे संत अब भी नैतिकता के ध्वजवाहक बने हुए थे, किंतु उनका प्रभाव उत्तर भारत में न था। इस काल में चित्रकला, स्थापत्य कला एवं संगीत कला का विशिष्ट स्थान रहा। मुगलों की राज की भाषा फारसी थी, किंतु काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा प्रतिष्ठित थी। इस युग की चित्रकला राजसी ठाट बाट तथा जनजीवन दोनों का चित्रण करती दिखाई पड़ती है।
राजस्थानी शैली एवं कांगड़ा शैली के चित्रों में रागमाला एवं राधा कृष्ण की लीलाओं, लोक गाथाओं, महाभारत की कथाओं का चित्रण हुआ है। शाहजहाँ के द्वारा बनवाई गई इमारतों में सौंदर्य का समावेश हुआ है। आगरा का ताजमहल तथा दिल्ली के लाल किले का दीवाने खास इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। कवियों एवं कलाकारों को राज्याश्रय इस काल में खूब मिला, जिससे साहित्य और कला का बहुमुखी विकास हुआ। देखिए, रीतिकाल की अपन ने बात की, नामकरण, उसकी पृष्ठभूमि। अब बात करते हैं कि रीतिकाल की जो काव्यधाराएं, रीतिकाल की 3 काव्यधाराएं। रीति से तात्पर्य पद्धति, शैली और काव्यांग निरूपण से है। देखिए, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि रीतिबद्ध और रीतिमुक्त में क्या अंतर है, कई बार रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध में क्या अंतर है। तो हमें एक एक काव्यधारा को भली भांति समझना होगा। जैसे रीतिबद्ध, इस वर्ग में वे कवि आते हैं जो रीति के बंधन में बंधे हुए हैं, अर्थात जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना की है। लक्षण ग्रंथ लिखने वाले इन कवियों में प्रमुख हैं चिंतामणि, मतीराम, देव, जसवंत सिंह, कुलपति मिश्र, मंडन, सुरती मिश्र, सोमनाथ, भिखारीदास, दूल्हे, रघुनाथ, रसिक गोविंद, प्रताप सिंह, ग्वाल आदि। तो रीतिबद्ध काव्यधारा वह काव्यधारा है जो रीति के बंधन में बंधे हुए हैं, अर्थात जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना की है। लक्षण ग्रंथ लिखने वाले इन कवियों में प्रमुख कवि चिंतामणि, मतीराम, देव, जसवंत सिंह, कुलपति मिश्र, मंडन, सुरती मिश्र, सोमनाथ, भिखारीदास, दूल्हे, रघुनाथ, रसिक गोविंद, प्रताप सिंह, ग्वाल। आगे रीति मुक्त काव्यधारा, इस वर्ग में वे कवि आते हैं जो रीति के बंधन से पूर्णतः मुक्त हैं, अर्थात इन्होंने काव्यांग निरूपण करने वाले ग्रंथों, लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की तथा हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों के आधार पर काव्य रचना की है। इन कवियों में प्रमुख हैं घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। तो ये रीति मुक्त कवि हैं घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। इस वर्ग में वे कवि हैं जो रीति के बंधन से पूर्णतः मुक्त हैं, अर्थात इन्होंने काव्यांग निरूपण करने वाले ग्रंथ, लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की तथा हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों के आधार पर काव्य रचना की है। रीति सिद्ध, इस काव्यधारा में वे कवि आते हैं जिन्होंने रीति ग्रंथ नहीं लिखे, किंतु रीति की उन्हें भली भांति जानकारी थी। वे रीति में पारंगत थे। इन्होंने इस जानकारी का पूरा उपयोग अपने काव्य ग्रंथों में किया। इस वर्ग के प्रतिनिधि कवि एकमात्र बिहारी हैं। उनके एकमात्र उनका ग्रंथ है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई एकमात्र उनका ग्रंथ है। बिहारी सतसई में रीति की जानकारी का पूरा उपयोग कवि ने किया है। जैसे बिहारी सतसई के बारे में कहा गया है, गागर में सागर बिहारी ने भरा है। जैसे सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। मेरी भववादा हरो राधा नागरी सोई, जातन की जाई परे श्याम हरित दुती हुई। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। तो देखिए, बिहारी ने भक्ति काव्य में भक्ति, नीति, श्रृंगार त्रिवेणी प्रभावित किए है। उनके एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई में रीति की जानकारी का पूरा उपयोग कवि ने किया है। अनेक प्रकार की नायिकाओं का उसमें समावेश है तथा विशिष्ट अलंकारों की कसौटी पर भी उनके अनेक दोहे खरे उतरते हैं। जब तक किसी पाठक को रीति की जानकारी नहीं होगी, तब तक वह बिहारी सतसई के अनेक दोहों का हृदयंगम नहीं कर सकता। रीतिकालीन काव्य को सुविधा की दृष्टि से डॉक्टर नगेंद्र ने 3 वर्गों में बांटा है, विभक्त किया है, जिसमें रीतिकालीन मुक्तक काव्य और रीतिकालीन प्रबंध काव्य, रीतिकालीन नाटक।
प्रमुख रूप से कह सकते हैं कि रीति सिद्ध जो काव्यधारा है उसमें कबीर ने काव्य में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कबीर बिहारी ने काव्य में भक्ति नीति श्रृंगार की त्रिवेणी प्रभावित की है, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो विद्यार्थियों, मेरा कहना है कि भक्ति के बारे में, जैसे अभी जो मैंने दोहा कहा था कि मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति हुई। तो इसमें जो रहस्य है, गूढ़ है, जो इसका सारांश है कि इसके मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति हुई। उस श्री कृष्ण भगवान की महिमा का उसका वो किया है बखान। और नीति जैसे नर की अरुणल नीर की, गति एक एक कर जोई, जे तो नीचे हो चले तो उज्जवल हुई। तो वैसे ही कबीर ने नीति अर्थात उसकी नल की एक प्रवृत्ति, उसका नेचर बताया कि जितना आप नीचे होकर के लेके उसको चलोगे उतनी ऊंचाई पर पहुंचेगा। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के लिए भी उन्होंने कहा है कि जितना नम्रता से विनम्र होकर के वो चलेगा उतना ही आगे बढ़ेगा। भक्ति नीति और श्रृंगार का जैसे कई उदाहरण आप ले सकते हैं बिहारी के, तो उसमें अगले उसमें अपन इस पर चर्चा करेंगे।